उसको पढ़े उससे पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। एक को बोलते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, एक को बोलते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। क्या क्या बोलते हैं? पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो हेडिंग डाल लो एक्सिस थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, बहुत चीजों को बहुत आसान कर देगा। पहला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। हाँ, तो ध्यान दो, पहले लिखने से ज्यादा जरूरी है समझना। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, कोई सा भी थ्योरम पढ़े सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, कोई सा थ्योरम पढ़े, कोई सा फॉर्मूला पढ़े, सबसे पहले ही इंपॉर्टेंट होता है जानना कि कब उसको यूज कर सकते हैं, कब इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल होता है 2D ऑब्जेक्ट के लिए। कैसे ऑब्जेक्ट के लिए? 2D ऑब्जेक्ट, लेमिनार मतलब शीट है, 2D ऑब्जेक्ट है, इस तरीके के लिए। ठीक, अब देखो नाम पे जाते हैं, कुछ भी मत लिखो, 5 मिनट सिर्फ सुनो, फिर अभी जो भी काम का होगा उसको लिख लेंगे और अप्लाई करेंगे थोड़ी देर बाद। पहले अभी सिर्फ लिखेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहली बात किसके लिए एप्लीकेबल है? लेमिना टाइप शेप के, लेमिना मतलब शीट वगैरह हो, जैसे ये शीट है ना, इसके लिए एप्लीकेबल है। ये रॉड है, इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 3D स्फीयर है, उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। वहां पे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में मत सोचने लगना, सिर्फ और सिर्फ 2D ऑब्जेक्ट के लिए। बोलता क्या है ये, उसको सोचते हैं। मान लो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि रिंग ये डिस्क के लिए होता कितना है, अभी के लिए वैल्यूज से मतलब नहीं है, सिंपल सिंपल बातें बता रहा हूँ। मान लो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस डिस्क का, ये एक डिस्क है, रिंग होता तो क्या होता? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे मास होता है, बीच में कोई भी मास नहीं होता। डिस्क है मतलब पूरी जगह मास डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, मान लो मुझे डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहाँ होता है? उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे होता है। पढ़ रखा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा सेंटर ऑफ मास? कि अगर मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ऑब्जेक्ट कैसा है? सिमेट्रिकल, तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करता है। तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पर ही लाई करेगा। मान लो मुझे इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। मतलब इस एक्सिस को के अराउंड अगर मैं इसको घुमाना चाहूं तो कितना कष्ट है, अगर मुझे पता है। और मेरा मन है कि मैं ये जानूं कि अगर मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं, ऐसे मतलब इस एक्सिस के अबाउट, थोड़ा ध्यान देना, इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। तो ध्यान दो, ये वाली एक्सिस और ये वाली एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं है ना? ये वाली एक्सिस प्लेन में है और जैसे ही एक्सिस वैसे ही एक्सिस, क्या दोनों में कोई अंतर है क्या? नहीं, दोनों एक ही जैसी हैं। और इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इस एक्सिस के अगर अबाउट मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, और मुझे इसके और इसके अबाउट पता करना है, या फिर इसका उल्टा, मुझे इसके अबाउट और इसके अबाउट पता है, मुझे इसके अबाउट पता करना है, देन आई विल यूज परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ठीक, सबसे पहली बात क्यों यूज करते हैं वो इंपॉर्टेंट है, फिर क्या कहता है उस पे आते हैं। तो सबसे पहली लाइन इसमें, इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, it is only applicable for it is only applicable for 2D या लेमिनर। अब ये बोलता क्या है? देखो मैं एक 2D ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करता हूं, कुछ एक जनरल शेप का बना दिया ना, कुछ भी ऐसे जनरल शेप का, ये इस तरफ को है 2D, ये इस प्लेन में है। ठीक, मान लो मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, कुछ एक्सिस में डिफाइन भी कर देता हूं। इसको बोल दिया एक्स एक्सिस, इसको बोल दिया वाई एक्सिस, इसको बोल दिया जेड एक्सिस, इसको बोल दिया एक्स, इसको वाई बोल दिया, इसको जेड एक्सिस बोल दिया। कंडीशन ये है कि जिन तीनों एक्सिस की बात करें वो तीनों आपस में कैसी होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए। तो ये बोलता है अगर मुझे जेड एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो दैट वुड बी इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। अब ये एक्स और वाई कोई जरूरी नहीं हमेशा एक्स और वाई ही हो। मान लो मैं इसको ऐसे घुमाने लगता, ठीक, तो ये इस डायरेक्शन के अलॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इन दोनों के बराबर होता है। ठीक, तो एक्स वाई और उससे कोई मतलब नहीं है।
अगर ये x और y प्लेन में ऑब्जेक्ट है तो आई एक्स प्लस आई वाई आई जेड में होगा। अगर ऑब्जेक्ट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन वाईजेड प्लेन, अगर ऑब्जेक्ट कहां पे पड़ा हुआ है, वाईजेड प्लेन में पड़ा हुआ है। वाईजेड प्लेन कौन सा होता है, ये होगा वाईजेड प्लेन। तो हम क्या लिख सकते हैं, आई एक्स इज इक्वल टू आई वाई प्लस आई जेड। और अगर इफ ऑब्जेक्ट इज इन, कौन सा प्लेन बच गया, एक्स वाई हो गया, एक्स जेड, और कौन सा हो गया, वाई जेड हो गया, और एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन कौन सा हो गया, ये प्लेन हो गया एक्स जेड, ये हो गया प्लेन एक्स जेड। अगर ऑब्जेक्ट इसमें पड़ा है तो मैं क्या लिख सकता हूं, आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ये है हमारी परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अभी के लिए सिर्फ इसको लिखेंगे। अभी तो मैंने तुमको बताया नहीं कि डिस्क के लिए कितना होता है, इसके अबाउट और इसके अबाउट। अगले 15 मिनट में जब उसको बताऊंगा तब इसकी हेल्प ले करके अलग अलग एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना नोट कर सकते हो। सेकंड है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इसको अप्लाई करने से पहले ज्यादा सोचना नहीं है। क्यों, क्योंकि इट इज एप्लीकेबल फॉर, इट इज एप्लीकेबल फॉर 1D 2D एंड 3D ऑब्जेक्ट, हर तरीके के ऑब्जेक्ट के लिए। अब ये बोलता क्या है, लेकिन थोड़ा सा कुछ और सोचना पड़ेगा इसके बारे में। मान लो अगेन ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास ये है। अगर मुझे डिस्क के सेंटर ऑफ मास से पास होते हुए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पता है, कोई जरूरी है क्या मैं इसको इसी एक्सिस से घुमाना चाहूं, मैं इसको दूसरे एक्सिस से भी घुमाना चाहता हूं। हो सकता हूं मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं, घुमाना चाह सकता हूं, या फिर मैं इसको इस तरीके से घुमाना चाहूं, इस तरीके से घुमाना चाहूं। जैसे वो गर्मी में, अभी तो सबके पास इन्वर्टर वगैरह होता है, तुम लोग तो उतने, वो गर्मी वाला पंखा देखा है, उसके यहाँ पे एक डंडा लगा रहता है और वो इस तरीके से रोटेट करता है। तो इस एक्सिस के अबाउट ऐसे घुमाना चाहूं, या मैं इसको ऐसे घुमाना चाहूं, भाई घूम जा, हाँ इस तरीके से घुमाना चाहूं, ठीक है। बशर्ते मुझे पता क्या हो, सेंटर ऑफ मास से पास होता हुआ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक। तो बाकी किसी भी एक्सिस के अराउंड में कैसे निकालूंगा, ये है पैरेलल एक्सिस। मतलब समझ रहे हो ना इसका एम क्या है, ये दोनों एक्सिस का थ्योरम का एम क्या है, कि मुझे बस थोड़ा सा भी एक भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, बाकी सारा मैं निकाल सकता हूँ उसके हिसाब से। तो ये बोलता है कि डायग्राम ऐसे बना देता हूँ। पहली बात तो ये किसी भी टाइप के ऑब्जेक्ट के लिए है ना, तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है, 3D ऑब्जेक्ट है मान लो, 3D ऑब्जेक्ट, और उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे है, और उस सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रही है उसका मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है। इसको मैं ICOM बोल देता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब मेरा मन है कि पैरेलल एक्सिस नाम है ना, उसके पैरेलल कोई सी भी एक्सिस, उसके पैरेलल कोई सी भी एक्सिस के थ्रू मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे पता करना है। तो मान लो मुझे इसके थ्रू पता करना है, इसके थ्रू मैं जानना चाहता हूँ, तो मैं क्या कहूंगा, इन दोनों पैरेलल एक्सिस के बीच का डिस्टेंस कितना है, कहोगे D, ठीक। तो तुम कहोगे मुझे इसके अराउंड पता करना है, किसके अराउंड पता करना है, इसके अराउंड, मुझे इसका पता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास प्लस मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट m, और दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस md स्क्वायर। जैसे अभी के लिए भी कुछ मत लिखो, जैसे ये तुम्हारी स्केल है, मान लेते कोई रॉड है, रॉड का मास अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसका सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। तो अगर मुझे याद करना होगा एग्जाम के लिए तो मैं तो सिर्फ वही वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद करूंगा जो उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से पास हो रहा है, ठीक। मुझे अगर पता चल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, जो कि अभी हमारे लिए मैं बता दूंगा ml² by 12 होता है, ml² by 12, तो ये आ जाएगा। अब मुझे पता करना है मान लो इस एक्सिस से, मतलब इसको कैसे भी घुमा सकता हूँ, ऐसे घुमाना चाहे मैं, घूम जा भाई, हाँ ऐसे घुमाना चाहूँ, ठीक। तो ये एक्सिस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल है, और इसके बीच का कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं L/4 है। तो मैं क्या कहूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया टू सेंटर ऑफ मास प्लस m इंटू L/4 का होल स्क्वायर। फिर मान लो मुझे यहां से घुमाना हुआ, एंड से घुमाना हुआ, तो मैं कहूंगा कोई बड़ी बात नहीं है, मुझे सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो भी थी एक्सिस उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता था, प्लस m इंटू L/2 का होल स्क्वायर।
इसी तरीके से किसी भी पैरेलल एक्सिस का मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ ना, और कोई जरूरी थोड़ी है, ये तो ऐसे इनफाइनाइट एक्सिस बना सकता हूँ मैं ना, समझ आया? बस मुझको एक एक्सिस पता हो कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, तो मैं उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। और खासियत ये है कि ये 1D, देखो अभी अभी तुम्हारे सामने 1D और 2D दोनों का एग्जांपल मैंने दे दिया, साथ ही साथ 3D के लिए भी हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दो, थोड़ा और सोचो। अब जो बातें मैंने क्वालिटेटिवली करी थी शुरुआत में, कि अगर जिस एक्सिस के अबाउट में ऑब्जेक्ट को घुमाना चाहूं उसके पास पास में ही मास हो तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होता है, ये बताया था ना। तो देखो इस केस के लिए सेंटर ऑफ मास के लिए तो सबसे सिमेट्रिक वो है, क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होना चाहिए। इसके पास में देखो, इससे मास ज्यादा दूर है ना, तो क्या हो जाएगा, आई सोएम प्लस एम डी स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, और सबसे ज्यादा किसके लिए बढ़ जाएगा, इस वाले के लिए, सबसे किनारे वाले के लिए, सबसे ज्यादा मास इससे दूर है। तो जो हम लोगों ने ऐसे क्वालिटेटिव सीखा था, वही तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम भी बोल रही है कि सबसे कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है जब एक्सिस कहां से पास होती है, सेंटर ऑफ मास से पास होती है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सबसे कम होता है। चलो, इसके लिए भी इतना नोट कर सकते हो बस, वेयर डी इज व्हाट, डी इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डी इज perpendicular distance between perpendicular distance between the parallel axis। अब बात आता है प्रिकॉशन का, अब बात आती है प्रिकॉशन क्या रखना है। ध्यान दो, अब तुमको ये नहीं कि भाई किसी भी दो पैरेलल एक्सिस को उठा लिया, इसको भी उठा लिया इसको भी उठा लिया, कह दो दोनों पैरेलल एक्सिस है, अगर मुझे इसका पता है तो इसका निकाल लूंगा, नहीं, गलत हो जाएगा। एक एक्सिस कहां से पास होनी चाहिए, सेंटर ऑफ मास से, तब उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का निकाल सकते हो। क्या ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है तो इसका पता होगा, क्या इसका पता कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। ठीक, अगर सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस का पता है तो ही उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस का तुम पता कर पाओगे, ये नहीं कि किसी भी दो पैरेलल एक्सिस पे लगा दिए, इनके बीच का डिस्टेंस लगा के एम डी स्क्वायर, गलत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। अभी लगातार अप्लाई करते चले जाएंगे, तुम लोग को खुद ही अच्छा लगेगा, मतलब बस इतना भी पता है तो बस काफी है। ठीक, अच्छा, अब जिस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास याद किए थे, एक एक में रिविजन करा दिया था, वो भी मतलब एक्सरसाइज ही था, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है उसका। उसी तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी याद करेंगे, एक एक याद करेंगे, बाकी सबका पैरेलल एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से अप्लाई करते हुए निकालते जाएंगे। तो आज कोशिश करते हैं हम लोग किसका कर लेते हैं, रिंग का और डिस्क का, रिंग का और डिस्क का। इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे बड़ी खासियत है इसकी लैंग्वेज को पहचानना। अभी तुमको पीवाईक्यू वगैरह तुम देखोगे तो उसकी लैंग्वेज को पकड़ना, क्योंकि वो बोलेगा एक्सिस इज पासिंग थ्रू द डायमीटर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, या इन द प्लेन, तो तुमको पता चलेगा थ्रू द डायमीटर पास हो रही, इन द प्लेन मतलब ये ऑब्जेक्ट ऐसे घूम रहा होगा। एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, मतलब ऐसे पास हो रही है। एक्सिस इज पासिंग टेंजेंशियल टू द ऑब्जेक्ट एंड इन द प्लेन, टेंजेंशियल टू द ऑब्जेक्ट एंड इन द प्लेन मतलब ऐसे। एक्सिस इज पासिंग टेंजेंशियल टू द ऑब्जेक्ट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन मतलब ऐसे। तो ये क्वेश्चन में देगा तुमको, सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए बहुत सावधानी से और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ठीक, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिंग के लिए, किसके लिए बात करेंगे, रिंग के लिए। रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखते हैं, क्या क्या आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। अच्छा, एक बात मैंने बोली थी कि तुमसे अगर कोई बोलता है कि इस ऑब्जेक्ट के मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो, तो तुमको डायरेक्ट पूछना चाहिए क्या, कि किस एक्सिस के अबाउट। लेकिन अभी नीट वाले कभी कभी लापरवाही करते हैं, कोई भी एक्सिस नहीं देते हैं। मतलब डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए तो उनको हमेशा बताना ही पड़ेगा, कॉन्टिन्यूअस के लिए कभी कभी वो नहीं भी बताएंगे, तो हमको खुद से समझ लेना होगा कि वो जो एक्सिस पास हो रही है वो उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली लाइन, वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और ऑब्जेक्ट के प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, उसको वो और नाम देते हैं ज्योमेट्रिकल एक्सिस। क्या नाम देते हैं, ज्योमेट्रिकल एक्सिस।
उसी तरीके से वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास होती है और प्लेन में होती है, एक तो प्लेन के परपेंडिकुलर जो होगी उसको क्या नाम देंगे, ज्योमेट्रिकल एक्सिस, और वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है लेकिन प्लेन में ही है, ये डायमीटर से पास होती है, उसको नाम देते हैं डायमेट्रिक एक्सिस। क्या नाम देते हैं, डायमेट्रिक एक्सिस। तो ये नाम का बहुत खास ध्यान रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करने जा रहे हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग। तो रिंग सबसे पहले मैं बनाता हूं, ये है रिंग का टॉप व्यू, ठीक है। मतलब साइड से तुम ऊपर से रिंग ऐसे रख दूं तो तुमको कैसे दिखाई देगा, उसका तो सिर्फ यहाँ पे मास दिखाई देगा। और ये है एक्सिस, एक्सिस कैसे, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। सारा का सारा मास कहाँ पे रखा हुआ है, यहाँ पे। रिंग की रेडियस कितना है, आर। अगर मैं साइड से देखूं तो मुझे रिंग कैसे दिखाई देगी, इस तरीके की दिखाई देगी, और एक्सिस कुछ इस तरीके की होगी और इस तरीके से घूम रही होगी। ये उसका मास यहाँ पे है और ये डिस्टेंस आर यहाँ पे है। अब मुझे सबसे पहले पता करना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग, axis is passing through, axis is passing through center of mass and perpendicular to the plane of ring। ऐसा भी बोल सकता है, इतनी सारी बड़ी लाइन में बोल सकता है, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग। ठीक, क्योंकि परपेंडिकुलर जाने के तो बहुत से तरीके थे, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, ऐसे भी हो सकती थी, बट परपेंडिकुलर भी है और सेंटर ऑफ मास से भी पास हो रही है। या फिर इतनी सारी बातों को ना बोल करके वो सीधे सीधे बोल देता एक्सिस इज पासिंग थ्रू, मतलब इट इज ज्योमेट्रिक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहा है, ज्योमेट्रिक एक्सिस के लिए बातें हो रही हैं, इसको भी हम लिख सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बता सकता हूँ, इंटीग्रेशन ज्यादा बताने का मन नहीं है बट ठीक है थोड़ी सी बातें बता देता हूँ। हम लोगों ने सीखा था डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए सेंटर ऑफ मास, क्या सीखा था, m1 x1 या m1 r1 प्लस m2 r2, इस तरीके से गए थे mn rn डिवाइड में m1 प्लस m2 प्लस mn। जब मुझे, ये तो डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए, जब कॉन्टिन्यूअस के लिए करना था तो मैंने मुझे क्या करना पड़ा था, इंटीग्रेशन क्या लिखा था मैंने, r इंटू डी एम अपॉन डी एम विथ प्रॉपर लिमिट, जहां से यहां तक लिमिट लगानी होगी, ठीक है, यही किया था। उसी तरीके से डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने क्या लिखा था, एम आर स्क्वायर। उसी तरीके से अगर मुझे कॉन्टिन्यूअस ऑब्जेक्ट के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है तो मास की जगह क्या लिखेंगे, मास एलिमेंट लूंगा एक, डीएम इंटू और उसका जो भी पोजीशन होगी आर स्क्वायर विथ प्रॉपर लिमिट। ठीक है, तो अगर सर्किल के तुम्हारा डाउनलोड ही करे, डाउनलोड बोलना, डेरिवेट ही करने का मन है सर्किल के लिए अगर तुमको डेरिवेशन ही करने का मन है तो कुछ भी नहीं है, सारा का सारा मास कहाँ पे रखा हुआ है, एक डीएम ले लिया, एक डीएम एलिमेंट ले लिया, इंटीग्रेट किया डीएम इंटू एक्स का स्क्वायर। ये डीएम कहाँ कितने दूर है, आर दूर है। अब ध्यान दो सारा ही डीएम आर दूर है, सारा ही डीएम आर दूर है भाई, अरे सही बोलो, सारा डीएम आर दूर है ना। व्हाट इज, किसका, ओ ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, इधर इधर इधर, हो गया हो गया। देखो तो मैं क्या करूंगा, मैं इंटीग्रेट करने जाऊंगा डीएम इंटू आर स्क्वायर, लेकिन आर तो क्या है, कांस्टेंट है, सारा का सारा मास तो, the all mass is distributed, the whole mass is distributed at a distance r from the axis of rotation. So this r will come out of the integration and what we are left with is the dm, ठीक, and the integration of dm will be what, the whole mass dm, that and we will get mr square ठीक है, इधर 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 इधर, ठीक है। देखो सारा का सारा मास जो है वो एक्सिस से आर डिस्टेंस पे है, ये आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा, बचा इंटीग्रेशन डीएम, डीएम का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एम, और सिंपली क्या आ गया एम आर स्क्वायर।
एम आर स्क्वायर किस एक्सिस के लिए आ गया? वो एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है और प्लेन के परपेंडिकुलर है, या तो मुझको बोल दे ज्योमेट्रिक एक्सिस के अराउंड सेंटर ऑफ मास के वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, दैट वुड बी एम आर स्क्वायर। ठीक है, ये छोटा सा डेरिवेशन था, इसको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, तुमको डायरेक्ट रिजल्ट याद रहना चाहिए, एम आर स्क्वायर। ठीक है, रॉड के लिए थोड़ा सा मैं बताऊंगा, अगर मन होगा तुम लोग का इंटीग्रेशन करने का तो, नहीं तो कोई मतलब नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, इसको मैं बोल देता हूँ फर्स्ट एक्सिस, एक्सिस नंबर 1 बोल देता हूँ ना मैं, अभी अभी पहले एक्सिस और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगा पाएंगे। एक्सिस नंबर 1 इज एम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। क्या आ गया, एम आर स्क्वायर। तो कोई रिंग के प्लेन से परपेंडिकुलर कोई एक्सिस है, ठीक, और उसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा दैट वुड बी एम आर स्क्वायर। बहुत आसान है याद करना, एम आर स्क्वायर तो पूरा फॉर्मूला ही पढ़ते थे, यहाँ पे एम क्या हो जाएगा, मास ऑफ द रिंग। अच्छा ये बोल दे कि ये जो मास रिंग पे डिस्ट्रीब्यूटेड है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा? जो मास है वो नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है रिंग पे, लैम्डा इंटू कुछ भी कर लो, रह जाएगा टोटल मास एम आर स्क्वायर ही। क्योंकि फिर से तुम्हारे पास इंटीग्रेशन में डीएम बचा है, डीएम का इंटीग्रेशन तो क्या होता है, एम, क्योंकि मास अभी भी इक्वल डिस्टेंस पे दूरी है ना, तो आर तो इंटीग्रेशन से क्या आ गया, बाहर आ गया, डीएम का इंटीग्रेशन तो एम ही होगा, चाहे उसको लैम्डा डीएक्स लिख। ठीक, तो इट डजंट मैटर that the mass is uniformly distributed about the axis or non uniformly distributed, मतलब इससे फर्क नहीं पड़ता कि मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस के अराउंड कि नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एक्सिस के अराउंड, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो एम आर स्क्वायर ही आएगा। लिख लो, इवन इफ मास इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो फर्स्ट एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया हमारा एम आर स्क्वायर। चलो सेकेंड, axis is passing through center of mass and in the plane of ring। एक्सिस अभी भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, लेकिन रिंग के क्या पे, प्लेन में। अभी इसको दिखाता हूं मैं, पहले लिखो, एक्सिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन ऑफ रिंग, और वी कैन से इट एज डायमेट्रिक एक्सिस। उसको बोल देता ज्योमेट्रिक एक्सिस, इसको बोलते डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक एक्सिस, अभी देखो ये वाली एक्सिस, अब ये डिस्क है, इसको रिंग समझ सकते हो ना, मतलब सारा का सारा मास, अभी मैं इसको कट कर देता है, इसको यहाँ से तो रिंग जैसा दिखाई देने लगता है ना, पीछे से कट कर देता है रिंग बन जाती है। एक्सिस कहां से पास हो रही है, अभी भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है ना, सेंटर ऑफ मास यहाँ पर उससे होके गुजर रही है, लेकिन ये एक्सिस इस ऑब्जेक्ट के परपेंडिकुलर है कि उसके प्लेन में है, उसके प्लेन में है ना, उसके प्लेन में, और डायमीटर से पास हो रही है, देखो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डायमेट्रिक एक्सिस। डायमेट्रिक एक्सिस, ठीक, इस तरीके से कुछ रिंग घूम रही होगी, यहाँ पे पूरा मास सिर्फ और सिर्फ किनारे किनारे होगा, चाहे ऐसे घूमे चाहे ऐसे घूमे, दोनों तो बात एक ही है, कि कोई डिफरेंस है, एक ही तरीके का मोशन हो रहा है, चाहे इसके केस पे घूमे चाहे इस केस में घूमे। ठीक, तो मैं इसको नाम दे देता हूं, चलो इधर ही बनाता हूं मैंने, मैंने इस एक्सिस को ये देखो क्रॉस बना दिया, क्रॉस मतलब इनसाइड द प्लेन, इसको नाम दिया था I1। अब मैं जानना चाहता हूं इस प्लेन के अबाउट, इस प्लेन के अबाउट। अच्छा ये दोनों इसी प्लेन में है ना, जिस जिस प्लेन में रिंग है उसी प्लेन में ये एक्सिस है, इसको मैं नाम देता हूं I2। तो क्या मैं इसको भी I2 बोल सकता हूं कि कुछ अलग बोलने की जरूरत है, जैसा ये वैसा वो। अब लगाऊंगा मैं क्या, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। 2D ऑब्जेक्ट है, 2D ऑब्जेक्ट है रिंग, मुझे इस एक्सिस के बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है,
तो उसके कोई भी दो परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया में कैसे लिखूंगा, I2 दिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस I2 इज इक्वल टू I1 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, पहले ये बताओ। ये तीनों एक्सिस आपस में परपेंडिकुलर है कि नहीं, प्लेनर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, आई एक्स इक्वल टू आई वाई इक्वल टू आई जेड लिख सकता हूँ कि नहीं, इसको एक्स बोलो, इसको वाई बोलो, इसको जेड बोलो, और एक्स और वाई तो सेम ही है, उसको I2 प्लस आई टू इक्वल टू आई वन लिख सकता हूँ। मुझे क्या, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ I2 इक्वल टू I1 मुझे पता था एम आर स्क्वायर, I2 क्या आ गया, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो कैसा इसको, इस ऑब्जेक्ट को कैसे घुमाना आसान है, मतलब रिंग मान लेना, इसको ऐसे घुमाना आसान है या ऐसे घुमाना आसान है, ऐसे घुमाना आसान है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आधा हो गया भाई, एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया, ऐसे तो था एम आर स्क्वायर, तो ऐसे घुमाना कंपेरेटिवली इजियर है, ऐसे घुमाना आसान है। मान लो टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट मुझे घुमाना है, तो अगेन टेंजेंशियल एक्सिस के अबाउट दो तरीके से घुमा सकता हूँ, एक तो वही जो मैं बता रहा था, फैन जो होता था वो उस तरीके से, या तो इस तरीके से। तो टेंजेंशियल एक्सिस में परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी हो सकता है और इन द प्लेन भी हो सकता है, ठीक, हो सकता नहीं हो सकता, तो बस देख लेते हैं। थर्ड देखते हैं, एक्सिस पासिंग टू सेंटर ऑफ मास, इस थर्ड देखते हैं, टेंजेंशियल एक्सिस। टेंजेंशियल एक्सिस, इस एक्सिस के वन मोमेंट ऑफ इनर्शिया का नाम क्या दिया था, बोलो जल्दी फटाफट बोलो। I1 दिया था ना, पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अभी देख रहे हैं पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड टेंजेंशियल, तो टेंजेंशियल में दो हो सकता है, इसका नाम दे देता हूं I3, इसका क्या नाम दे देता हूं I3। अब ये क्या है, ये वाली एक्सिस पासिंग परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन के परपेंडिकुलर और कहां से पास होती हुई, टेंजेंट से पास होती हुई, प्लेन के परपेंडिकुलर और कहां से पास होती हुई, टेंजेंट से पास होती हुई, तो इसका नाम देंगे टेंजेंशियल एक्सिस में, इसका नाम है पासिंग टेंजेंशियल एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अब कौन सा लगाएं थ्योरम, साफ साफ दिखाई दे रहा है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, मुझे इसके बहुत तो पता ही है क्या, एम आर स्क्वायर। अब इन दो एक्सिस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, आर, तो I3 को मैं लिख सकता हूं, लिखो बाई अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, वहां पे भी लिख देना बाई अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ठीक है, तो याद रहेगा तुम लोग, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, by applying parallel axis theorem I can write I3 is equal to I1 plus m into d का स्क्वायर, और दोनों के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, r, दिस इज r, तो क्या आ जाएगा, I3 is equal to mr square plus mr square, I3 will be 2 times mr square, 2 mr square, ठीक है, तो किसके अबाउट घुमाना आसान है, इसके अबाउट, किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है परपेंडिकुलर, उसके लिए तो एम आर स्क्वायर ही था, इसके लिए क्या होगा, 2 एम आर स्क्वायर, बढ़ गया ना, कष्ट बढ़ गया, कष्ट बढ़ गया घुमाने का। देखो टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन करना है, मतलब मुझे इस एक्सिस से अबाउट पता करना है, मुझे इस एक्सिस के अबाउट तो पता है, और ये एक्सिस भी तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, इसके अबाउट कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, और इन दोनों एक्सिस के बीच कितना डिस्टेंस है, आर, फिर से पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दूं, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब 3/2 एम आर स्क्वायर। बस देखिए मुझको सिर्फ एक ही पता था एम आर स्क्वायर, उसके बाद तो सारा ही निकालते चले गए, और वो भी पूछ पता नहीं था, डायरेक्ट कर सकते हैं बट सिंपल डेरिवेशन था। एक एम आर स्क्वायर मुझे यहाँ से पता था कि यहाँ से एम आर स्क्वायर आता है, ठीक, फिर मुझे पता चल गया यहाँ से कितना आता है, 2 mr स्क्वायर, यहाँ से कितना आता है एम आर स्क्वायर बाई 2, यहाँ से कितना आता है 3/2 एम आर स्क्वायर, ऐसे ही याद होना चाहिए। करते हैं टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन, इसको लिखवा तो दे, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन,
इन द प्लेन को कैसे बनाऊं मैं, टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन के लिए टॉप व्यू बना रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना इधर, इधर ध्यान देना, टॉप व्यू है। तो मुझे ये तो पता था इस एक्सिस का मैंने नाम कितना दिया था, I2 दिया था, I2 दिया था ना, जो प्लेन में थी और सेंटर ऑफ मास से पास हो रही थी, या इसको नाम दिया था डायमेट्रिक एक्सिस I2। अभी मुझे पता करना है ये I4 के अबाउट, यहां से I4, फिर अगेन अप्लाइंग पर, और इन दोनों के बीच की दूरी है R, अगेन अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, क्या हो जाएगा, I4 इज इक्वल टू I2 प्लस, ये तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है इन द प्लेन, प्लस m इंटू आर का स्क्वायर, और I2 की वैल्यू कितनी आई थी बोलो, एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब कि 3/2 एम आर स्क्वायर। दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया पासिंग थ्रू एक्सिस 4, 3/2 एम आर स्क्वायर, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिस्क, सबसे पहला वही सारी एक्सिस लेते जाएंगे ना, बोलो क्या पहली एक्सिस का नाम क्या दिया था, एक्सिस पासिंग थ्रू center of mass, axis passing through center of mass and perpendicular to plane, axis बातें नहीं, axis passing through center of mass and perpendicular to plane, or I can say it geometric axis, or I can say it geometric axis। फिर से इसको डायग्राम अगर मैं बनाना चाहूं तो साइड वेज से डायग्राम तो ऐसा दिखाई देगा, फिर से इसका नाम क्या मैं दे देता हूं I1, टॉप व्यू देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा, ये दिखाई दिया मुझे। और इस बार मास ये क्या है, डिस्क है ना, तो मास तो या तो डिस्क का, डिस्क तो तुमको साफ साफ दिख रहा है, मास पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पूरी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड। रिंग के लिए तो हमको इमेजिन करना पड़ रहा था कि यहाँ पे था। चलो, तो इसके लिए जब इसको सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा एम आर, अच्छा तुम लॉजिकली बोलो, एक रिंग सेम मास के लिए, ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दो, एक रिंग ले ली 1 kg की और 0.5 मीटर का रेडियस है, ध्यान देना सब लोग, विदाउट यूजिंग एनी मैथमेटिक्स, सिर्फ लॉजिक से। रिंग का मास है 1 kg और एक डिस्क है, डिस्क का भी मास 1 kg है, दोनों का, रिंग का रेडियस भी 0.5 मीटर है, डिस्क का रेडियस भी 0.5 मीटर है, दोनों को सेंटर ऑफ मास के अबाउट मुझे घुमाना है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और आई कैन से ज्योमेट्रिक एक्सिस के अराउंड घुमाना है। किसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, रिंग का, क्यों, जो मास है एक्सिस से सब दूर दूर रखा हुआ है, और डिस्क के केस में तो देखो मास एक्सिस के पास है ना, हर तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो लॉजिकली डिस्क का कम आना चाहिए था ना। अभी जब इसको कैलकुलेट करोगे तो भी तुम्हारा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है फर्स्ट का, दैट इज एम आर स्क्वायर बाई 2, एम आर स्क्वायर बाई 2, जबकि लिए रिंग का आया था एम आर स्क्वायर, तो इसके लिए घुमाने का कष्ट कम है, मतलब डिस्क सेम मास और सेम रेडियस की डिस्क को घुमाना ज्यादा आसान है कंपेयर टू रिंग, ठीक, क्योंकि रिंग में सारा का सारा मास एक्सिस से दूर पड़ा हुआ है, मास डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, दूर पड़ा हुआ है रिंग से, ठीक, ये आ गया हमारे स्क्वायर। सोचने में लगता है कि रिंग को होगा आसान घुमाना, सोचने में लगता है रिंग को, लेकिन वो ऐसा इसलिए जनरली लगता है क्योंकि अगर कोई रिंग होती है वो हल्की सी होती है, सेम मास की सोच लो, जितनी मास का रिंग डिस्क है उतने ही मास की अगर रिंग होगी देन तुम्हें उसको घुमाना कठिन हो जाएगा। एम आर स्क्वायर बाई 2, थोड़ा साफ साफ लिख दो, आई विल बी एम आर स्क्वायर बाई 2, ठीक है, समझ में आ गया किस एक्सिस के अबाउट बातें हो रही थी। अब दूसरा हमने क्या देखा था, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन, इन द प्लेन, और इसको डायमेट्रिक एक्सिस भी बोल सकते हो। सेकंड, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड इन द प्लेन ऑफ डिस्क,
or I can say it as diametric axis. Or I can write it as diametric axis. उसको नाम क्या दिया था? I2. क्या नाम दिया था? I2. I1 किधर थी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन. I2 कैसी? इन द प्लेन, और वो भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है. ये भी I2 रहेगी तो ये भी I2 रहेगी. अभी क्या अप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. हाँ, यही वाली. ये I2 ये है. ये ठीक, एकदम दिमाग में बैठ जाना चाहिए. I2 के लिए क्या करेंगे? अप्लाइंग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम. परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या हो जाएगा? I1 को मैं क्या लिख सकता हूं? IZ इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई. I1 इक्वल टू I2 प्लस I2. यही तो होगा. बोलो, यही तो होगा. गायब हो गया. यही होगा ना? हाँ ना, बोलो भाई. I1 क्या दिया होता है? एम आर स्क्वायर बाई 2. और इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 2 टाइम्स I2. I2 विल बी व्हाट? एम आर स्क्वायर बाई 4. अगेन तुम देखो, डायमेट्रिक एक्सिस के लिए घुमाना क्या हो गया? आसान हो गया कंपेयर टू ज्योमेट्रिक एक्सिस. ठीक, आधा हो गया ना उसका. और वहां पे क्या था? एम आर स्क्वायर का एम आर स्क्वायर बाई 2 हो गया था. यहाँ एम आर स्क्वायर बाई 2 का क्या हो गया? एम आर स्क्वायर बाई 4. एक्सिस टेंजेंशियल. क्या लिखा था? वर्ड क्या लिखा था? लाइन बोलो. टेंजेंशियल एक्सिस. और उसमें फर्स्ट था परपेंडिकुलर टू द प्लेन. परपेंडिकुलर टू द प्लेन. अब टेंजेंशियल एक्सिस में दो चीजें हो सकती हैं, आइदर परपेंडिकुलर टू द प्लेन और इन द प्लेन. तो सबसे पहले देखा था परपेंडिकुलर टू द प्लेन. डिस्क बना लिया. ये मुझे पता था, जिसको मैंने दे रखा था ज्योमेट्रिक एक्सिस I1. इधर 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 ध्यान इधर. मुझे जानना है I3. दोनों के बीच का डिस्टेंस है R. मैं क्या अप्लाई करूंगा? पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अप्लाइंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम. क्या हो जाएगा? I3 इज इक्वल टू I1 प्लस एम आर स्क्वायर. I1 क्या दे रखा था? एम आर स्क्वायर बाई 2 प्लस एम आर स्क्वायर, मतलब कि 3/2 एम आर स्क्वायर. 3/2 एम आर स्क्वायर. सबसे लास्ट में क्या देखा था? टेंजेंशियल एक्सिस इन द प्लेन. इन द प्लेन ऑफ डिस्क. हाँ, इन द प्लेन ऑफ डिस्क की बात करूं अगर मैं, टेंजेंशियल एक्सिस मतलब यहां से मुझे पता है इसका नाम क्या दे रखा था? I2 दिया था. और मुझे जानना है I4. अगेन आई विल अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम. एंड I4 विल बी I2 प्लस m इंटू आर का स्क्वायर. I2 क्या आया था? एम आर स्क्वायर बाई 4. वेरी गुड. 5/4 एम आर स्क्वायर. दैट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया passing through moment of inertia through the axis passing through tangential and in the plane of disk. इतनी बात